नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंदा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। हम लोग पढ़ रहे थे वंशानुक्रम को और वंशानुक्रम का यह तीसरा पार्ट है। इस तीसरे पार्ट में हम लोग दो चीज़ें जानेंगे। पहली चीज़ युग्मनज सिद्धांत क्या है, अर्थात जिसे जुड़वां सिद्धांत या ट्विंस थ्योरी कहते हैं। दूसरी चीज़ हम लोग जानेंगे कि वंशानुक्रम के नियम क्या हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ट्विंस थ्योरी की। बहुत इंटरेस्टिंग है और यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। ट्विंस थ्योरी की अगर बात करें तो दो तरीके के ट्विंस होते हैं। दो तरीके के ट्विंस कौन कौन से होते हैं? एक तरीके के जो ट्विंस होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं होमोलोगस, मतलब समयुग्मनज। समयुग्मनज। और ट्विंस का जो दूसरा प्रकार है उसे नाम देते हैं एनालॉगस या विषम युग्मनज। इसे भ्राता युग्मनज भी बोलते हैं। क्या नाम देते हैं इसको? भ्राता युग्मनज। अब जैसे कि ये होमोलोगस या समयुग्मनज क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक जाइगोट कैसे बनता है, एक संयुक्त कोष कैसे बनता है। पितृकोष जिसे स्पर्म कहते हैं और मातृकोष जिसे ओवम कहते हैं। शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से ही एक जाइगोट का निर्माण होता है और यहीं से जीवन की शुरुआत होती है, अर्थात यहीं से एक भ्रूण उत्पन्न होता है। तो होमोलोगस स्थिति क्या है कि जब एक ही जाइगोट से क्या हो कि ये विभाजित हो और विभाजित होकर के दो पार्ट में बढ़ जाए। विभाजित होकर के दो पार्ट में बढ़ जाए और एक पार्ट कहलाए चिल्ड्रेन 1 और दूसरा पार्ट कहलाए चिल्ड्रेन 2। अर्थात जब एक ही जाइगोट से, एक ही संयुक्त कोष से दो बच्चों का जन्म होता है, दो बच्चों के अलग अलग भ्रूण बनते हैं, एक चिल्ड्रेन 1 और चिल्ड्रेन 2। तो इस तरीके के जो जुड़वां हैं, क्योंकि ये दोनों जुड़वां होंगे, इस तरीके के जो जुड़वां हैं इन्हें आइडेंटिकल ट्विंस बोला जाता है। आइडेंटिकल ट्विंस। इसका मतलब क्या है कि एकदम एक समान होते हैं ये। इन्हें मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी बोलते हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक, मतलब एक ही जाइगोट से जो बच्चे पैदा होते हैं जुड़वा, उन्हें मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी बोलते हैं। इनका ये जो बच्चे होते हैं इनका जेनेटिक कोड समान होता है। जेनेटिक कोड कैसा होता है? समान होता है, मतलब ये बिल्कुल सेम एक जैसे दिखते हैं ये दोनों बच्चे। ठीक है, तो और इसके साथ साथ क्या है कि एक कंडीशन ये भी है कि ये दोनों या तो लड़का होंगे और या लड़की। याद रखिए इस चीज को। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं एनालॉगस विषम युग्मनज से, तो यहां पर क्या होता है, यहां स्थिति ये बनती है कि यहां पर दो संयुक्त कोष का निर्माण होता है, जाइगोट 1 और जाइगोट 2, और इन दोनों अलग अलग जाइगोट से अलग अलग चिल्ड्रेन का जन्म होता है। तो ये भी जुड़वा है, जुड़वा ये भी हैं, जुड़वा ये भी हैं, बट अंतर ये है कि ये एक ही जाइगोट से विभाजित होकर के बने हुए हैं, इसीलिए एक जैसे होते हैं, और ये दोनों अलग अलग जाइगोट से बने हुए हैं, इसलिए इनमें अंतर होता है। तो इन्हें हम नाम देते हैं फ्राइटर्नल ट्विंस। जो एक तरह के जुड़वा बच्चे ना हो उन्हें फ्राइटर्नल ट्विंस बोलते हैं। इन्हें एक और नाम दे देते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस, अर्थात अलग अलग युग्मज से बने हुए, दो अलग अलग युग्मज से बने हुए। ये जो जाइगोट है इसे युग्मज बोलते हैं, ठीक है, संयुक्त कोष भी बोलते हैं इसको। अब ये जो हैं इस तरीके के जो जुड़वा बच्चे हुए, ये चिल्ड्रेन 1 और चिल्ड्रेन 2, ये दोनों एक जैसे नहीं होंगे, अर्थात इनका जो जेनेटिक कोड है, जेनेटिक
कोड अलग अलग होता है। इनका जेनेटिक कोड कैसा होगा? अलग अलग होगा। इन पे एक और कंडीशन लगती है कि एक लड़का एक लड़की होंगे। ठीक, यहां पर कंडीशन क्या है, समझिए इस चीज को। यहां कंडीशन ये है कि या तो दोनों ये लड़के होंगे या तो दोनों ये लड़की होंगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक लड़का और एक लड़की, या तो दोनों लड़कियां होंगी या तो दोनों लड़के होंगे। ये जुड़वा की प्रवृत्ति यहां पर ये होगी। यहाँ पे जो जुड़वा है ये भी जुड़वा है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लागू नहीं होगी। यहाँ एक लड़का भी हो सकता है, एक लड़की भी हो सकती है। मतलब यहाँ पर डिफरेंस रहेगा, जरूरी नहीं है कि दोनों सेम हों। ठीक, यहाँ पर सेम नहीं होंगे बल्कि अलग अलग होंगे, एक लड़का एक लड़की। ये स्थिति जो है यहाँ पर बनती है। ठीक है, तो अब इनमें एक चीज आपको याद रखना है कि जब एक ही जाइगोट से निर्मित हो तो वो जो बच्चे जुड़वा होते हैं वो एकदम सेम होते हैं। कई बार आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि जो जुड़वा, ऐसे जुड़वा बच्चे जो बिल्कुल सेम एक जैसे दिखते हैं, उनकी हाइट सेम होगी, उनके नाक एक जैसी होगी, उनकी आंखें सेम होंगी, उनका फेस एक जैसा होगा, उनकी पर्सनालिटी एकदम एक जैसी होती है। लेकिन एक चीज़ और याद रखिए कि इस तरीके के जो जुड़वा हैं उनकी संख्या बहुत ही कम होती है, पूरे अगर विश्व की बात करें, लेकिन इस तरीके के जुड़वा की संख्या अधिक होती है। ऐसे जुड़वा तो आपको ज़्यादा अक्सर मिल जाएंगे, पर इस तरीके के जुड़वा कम मिलते हैं। मतलब दोनों लड़की सेम एकदम होंगे, एकदम आप पहचान नहीं पाएंगे कि एक की जगह पर दूसरा चला जाए तो आप जान नहीं पाएंगे कि ये सच में वही है या कोई दूसरा है। तो ऐसी कई फिल्में बनी हैं जिनमें एक भाई जो है वो क्या करता है, अपराध कर देता है, दूसरा सही होता है और फंस जाता है वो। ऐसी फिल्में आपने देखी भी होंगी। तो इन्हें आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। और जेनेटिक कोड का मतलब ये है कि इनकी हर चीज़ सेम है, जीन भी समान है। यहाँ जीन भी समान है, अर्थात यहाँ पर अगर आप डीएनए टेस्ट लेना चाहें, कुछ करना चाहें तो सेम ही सेम आएगा। बड़ी समस्या होती है इस तरीके के ट्विंस के बारे में, ऐसा ये ट्विंस थ्योरी कहती है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्विंस थ्योरी में इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे बात करेंगे वंशानुक्रम के नियम क्या हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसी पे हम लोग बात करेंगे वंशानुक्रम के कौन कौन से नियम हैं। तो एग्जाम में भी पूछा जाता है। हालांकि मैं चाहता तो ये ट्विंस थ्योरी अलग से आपको एक अलग वीडियो में प्रोवाइड कर देता, लेकिन इतना छोटा वीडियो फिर ज़्यादा पार्ट हो जाते, इसलिए मैंने सोचा एक ही साथ बता देता हूँ। चलिए बात करेंगे हम लोग वंशानुक्रम के नियम की। वंशानुक्रम के नियम की हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं। पहला नियम है बीज कोश की निरंतरता का नियम, लॉ ऑफ continuity of जर्म प्लाज्म। दूसरा नियम है समानता का नियम, लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस। तीसरा नियम है विभेदन का नियम, लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन या वेरिएशन।
चौथा नियम है प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन या प्रतिगमन का नियम। लॉ ऑफ रिग्रेशन। पांचवा नियम है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स। इसके बाद छठवां नियम है मेंडल का नियम, मेंडल्स लॉ। इन 6 नियमों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ध्यान से, तो एक एक को मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। पहला जो नियम है बीजकोश की निरंतरता का नियम, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म। इसके प्रतिपादक कौन है? वीजमैन। इसके प्रतिपादक कौन है? वीजमैन। याद रखिए, वीजमैन। इनका कहना है कि माता पिता से जो गुण मिलते हैं वो बीजकोश के रूप में होते हैं, और ये बीजकोश जब माता पिता से संतानों में जाते हैं तो फिर वो संतानें उस बीजकोश को अपने आगे आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और इस तरीके से ये प्रक्रिया जो है चलती रहती है निरंतर। बीजकोश जो है निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ट्रांसफ़र होते रहते हैं, ऐसा कहना है वीजमैन का। और ये वही वीजमैन है जिन्होंने लैमार्क की थ्योरी का क्या किया था कि आलोचना की थी। चूहे की पूंछ को कई पीढ़ियों तक उन्होंने काटा था। ठीक है, आगे हम बात करेंगे डिटेल पर इस पर। तो इस नियम का मतलब ये है कि जो बीजकोश माता पिता से बच्चों में आए, आप बच्चे उन्हीं बीजकोश को हूबहू वैसे ही आगे की पीढ़ी में ट्रांसफ़र कर देंगे, और ये क्रम जो है निरंतर चलता रहेगा। तो इसका फिर कई सारे लोगों ने आलोचना इसकी की, जैसे बीएन झा, उन्होंने आलोचना की कि ये तो ऐसे है जैसे कोई चीज़ इस बैंक से उठा करके उस बैंक में रख दी जाए। तो ऐसा तो फिर वो माता पिता कम बल्कि उस बीजकोश के संरक्षक ज़्यादा कहलाएंगे। तो इस तरीके से इस नियम को अमान्य माना गया कि ऐसा नहीं है कि हूबहू वही चीज़ जो है आगे आने वाली पीढ़ियों में ट्रांसफ़र होती रहती है। ठीक है, तो पहला नियम ये था बीजकोश की निरंतरता का नियम। दूसरा नियम कहता है समानता का नियम। ये कहता है कि जैसे माता पिता होते हैं सेम वैसे ही बिल्कुल बच्चे भी होते हैं, अर्थात माता पिता में जैसे गुण होते हैं वैसे ही गुण बिल्कुल बच्चों में भी जाते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल है नहीं, आपको पता भी है कि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये नियम भी खारिज होता है, समानता का नियम। विभेदन का नियम क्या कहता है? लॉ ऑफ वेरिएशन। ये कहता है कि माता पिता से बच्चों में गुण हस्तांतरित तो होते हैं, लेकिन वो गुण जो आते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ माता पिता से या पूर्वजों से भिन्न होते हैं, पूरे समान नहीं होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बात सही लगती है कि क्योंकि हम पढ़ते भी हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक अलग जीन पाया जाता है, तो ये वही चीज़ है। लेकिन यहाँ पर आपने जो अभी पढ़ा ट्विंस थ्योरी, जिसमें आइडेंटिकल ट्विंस की बात की जा रही थी, जिसमें समयुग्मनस की बात की जा रही थी, वहाँ भी बताया गया था कि ऐसे इस प्रकार के जो जुड़वा हैं, आइडेंटिकल जो ट्विंस हैं, वो एकदम सेम होते हैं, उनके जीन भी समान होते हैं। कहीं ना कहीं ये जो है अपवाद है विभेदन का नियम का। विभेदन का नियम कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, जुड़वा बच्चों में भी असमानता होगी, एक दूसरे से भिन्न जरूर होंगे वो। ठीक है, और यहाँ भी ये भी कहता विभेदन के नियम कि माता पिता से गुण जरूर मिलते हैं, लेकिन कुछ गुण उसके पास एक्स्ट्रा आते हैं और वो माता पिता से भी भिन्न होते हैं, अर्थात माता पिता की तरह बिल्कुल समान नहीं होते हैं, कुछ न कुछ बच्चों में भिन्नता देखने को मिलती है। ये नियम
कौन सा नियम कहता है? ये विभेदन का नियम कहता है, लॉ ऑफ वेरिएशन। अगला जो नियम है प्रत्यागमन या प्रतिगमन का नियम, लॉ ऑफ रिग्रेशन, ये जस्ट क्या है? उल्टा है। कैसे? ये नियम कहता है कि माँ बाप से मिले, जो माँ बाप के पास जो गुण हैं, उन गुणों से जो बच्चों को गुण मिलते हैं वो जस्ट उसके उल्टा होते हैं। कैसे? इनका कहने का मतलब है, और इस बारे में सोरेनसन ने अपना कथन कहा है। देखिए कई सारे जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि प्रत्यागमन का नियम सोरेनसन ने दिया है, बट ऐसा कहीं पर भी नहीं है। बीज कोष की निरंतरता का नियम जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी सोरेनसन अपना मत देते हैं। आगे जो आप नियम पढ़ेंगे वहाँ पर भी सोरेनसन अपना स्टेटमेंट देते हैं। तो स्टेटमेंट किसी नियम के बारे में देना अलग बात है और नियम का प्रतिपादन करना अलग बात है। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन में बिल्कुल मत रहिए। प्रत्यागमन नियम का मतलब ये है कि ये जस्ट माता पिता के गुणों का उल्टा होता है। अगर माता पिता, कहने का मतलब ये है कि प्रतिभाशाली अगर माता पिता हैं तो उनके बच्चे जो हैं निम्न कोटि के होंगे, उनका आईक्यू लेवल कम होगा, वो मंद पैदा होंगे। मंद माता पिता के बच्चे प्रतिभाशाली हो सकते हैं, बिल्कुल उल्टा। और इसके बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कहा जाता है कि अकबर की आने वाली जो पीढ़ियां थी वो अकबर की तरह महान नहीं थी, है ना, इस तरह का उदाहरण दिया जाता है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप मिलेंगे। ये यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि जैसे सचिन तेंदुलकर जितना महान, जिनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, उनका बच्चा जो है अर्जुन तेंदुलकर उस तरीके से नहीं कर पाया, है ना, उनके उलट गुण मिले। ये यहाँ पर ही चीज़ें लागू होती हैं। अमिताभ बच्चन जी जितना ज़्यादा सफल हुए हैं एक्टिंग में, जिनको ये माना जाता है कि वो एक्टिंग गुरु हैं, वो इतना पूरे अगर बॉलीवुड की बात करें, पूरे इंडियन सिनेमा की बात करें तो उनका कोई जोड़ नहीं है। लेकिन वहीं उनके पुत्र की बात करें अभिषेक जी की, तो वो उस तरह से सफल नहीं हुए हैं। तो इस तरह से हजारों जो आपको हैं एग्जाम्पल मिलेंगे। जैसे आप क्रिकेट की ही बात करें तो आपने सुनील गावस्कर का नाम सुना होगा, उनका भी पुत्र आया लेकिन वो भी उतना सफल नहीं हुआ। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जो ये इस नियम का समर्थन करते हैं कि माता पिता को जो गुण मिलते हैं उन गुणों का पुत्रों को उल्टा मिलते हैं। ठीक है, प्रतिभाशाली होंगे तो बच्चे मंद होंगे, पिता मंद होंगे तो बच्चे प्रतिभाशाली हो सकते हैं, ऐसा ये प्रतिगमन का नियम कहता है। अर्जित गुणों के नियम की बात करें, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, तो ये नियम ये कहता है कि माँ बाप के पास जो गुण हैं वो तो ठीक है ही, इसके अलावा माँ बाप जो अपने जीवन भर में जो चीज़ें सीखता है, वो जो अपने वातावरण से अर्जित करता है, वो भी जीन के माध्यम से बच्चों में पहुँचते हैं। ठीक है, वो भी बच्चों में पहुँचते हैं। अर्थात जो चीज़ें एक्वायर्ड की जा रही हैं, अर्जित किए जा रहे हैं गुण वातावरण से, वो गुण भी बच्चों में वैसे के वैसे फिर पहुंच जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास हमारे पूर्वजों से गुण मिले हुए हैं वो तो रहेंगे ही, इसके साथ साथ अगर हम अच्छा काम करते हैं, कुछ सीखते हैं अपने इस वातावरण से, तो वो जो सीखी हुई चीज़ें हैं हूबहू फिर वो हमारे बच्चों को ऐसे ही मिल जाते हैं। ये नियम कौन सा है? अर्जित गुणों को संक्रमण का नियम। और इस नियम का समर्थन लैमार्क करते हैं, क्योंकि लैमार्क ने कहा भी था कि जो जिराफ का उदाहरण उन्होंने दिया, उपार्जित अंगों की वंशागति का नियम, इस तरीके से उन्होंने एक नियम दिया था जिसमें कहा गया था कि जिस अंग का जितना अधिक प्रयोग करते हैं उसमें विकास उसका हो जाता है। और जैसे उन्होंने एक जिराफ का उदाहरण दिया कि पहले जो है धरातल पे खूब घास थी तो जिराफ को भोजन की कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे सूखा पड़ा, आपदा आई, धीरे धीरे पत्तियां जो हैं झड़ती गई, पेड़ अब ऊपर उनको पत्तियां खाना पड़ा, घास तो वो फिर अपनी दो पैरों के बल खड़े होकर के अब वो अपनी गर्दन को उठा करके अपना भोजन ग्रहण करता था। धीरे धीरे ऐसा ही और पेड़ जो है लंबे होते गए, उन पे पत्तियां और ऊपर लगती गई, नीचे गिरती गई। तो ऐसे ऐसे कई वर्षों तक जो है उसने प्रयास किया और ऐसे में उसकी गर्दन जो है धीरे धीरे लंबी हो गई। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे उसने उदाहरण दिए कि जैसे हम दाहिने हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा काम करने के लिए करते हैं तो दाहिना हाथ मजबूत हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे उसने तर्क दिए। ठीक है, लेकिन बाद में मैंने बताया ना कि इसी इनके ही नियम की आलोचना फिर वीजमैन ने की थी। और वीजमैन ने क्या किया था कि चूहों की जो पूंछ होती है वो कई पीढ़ी तक काटी, फिर भी जो चूहे पैदा हुए वो सारे पूंछ वाले थे। इसके अलावा और भी इनकी आलोचना की जाती है कि जिस तरीके से महिलाएं जो श्रृंगार करती हैं, परमानेंट आजीवन करती हैं श्रृंगार, तो उनके बच्चों में वही
ना बालें हैं, बिंदी है, लिपस्टिक लगी हुई पैदा होना चाहिए, है ना। इसका एक और तर्क हम दे सकते हैं कि जैसे हम यहाँ पर आकर के कई भाषाएं सीख लेते हैं तो बच्चों को अपने आप भाषाएं आनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से तर्क दे करके इनकी आलोचना की जाती है अर्जित गुणों के संक्रमण के नियम की। अगला जो नियम है वो है मेंडल का नियम। मेंडल के जो 3 नियम है वो हम पढ़ते हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो पूरी तरीके से मेंडल के जो नियम थे वो संकरण पर आधारित थे, हाइब्रिडाइजेशन पर आधारित थे। तो मेंडल के जो नियम हैं, इन नियमों के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझ में आएगा। अगर आज तक आपको मेंडल के नियम सही से समझ में नहीं आए हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने सही से वीडियो को देखा और समझा तो ये नियम बिल्कुल आपको आसानी से एकदम याद हो जाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।